Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हमने एनालॉग सर्किट की सीरीज स्टार्ट कर ली थी। उस सीरीज में हमने 8 लेक्चर कर लिए हैं। दिस इज़ द 9th लेक्चर। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक रेक्टिफायर पढ़ लिए हैं। बेसिकली रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया है और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया है। अब हमने देखा क्या है अभी तक कि रेक्टिफायर आउटपुट में एसी कंपोनेंट भी है और डीसी कंपोनेंट भी है। बट जब हमने पावर सप्लाई पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, तो पावर सप्लाई का पर्पज़ ये था कि प्योर एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करना। अपना जो आउटपुट होना चाहिए वो रेगुलेटेड डीसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, जो अपनी पल्सेटिंग डीसी थी जिसमें एसी कंपोनेंट भी था और डीसी कंपोनेंट भी था, हमें एसी कंपोनेंट को सप्रेस करना है। तो हम रेक्टिफायर के बाद क्या यूज करेंगे? हम करेंगे फिल्टर यूज करेंगे। फिल्टर करेगा क्या बेसिकली कि पल्सेटिंग डीसी में से एसी को सप्रेस कर देगा। तो बहुत सारे फिल्टर होते हैं बेसिकली, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार और हर साल पूछा जाता है, वो है कैपेसिटर फिल्टर। तो आज मैं ये बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ कि हाफ वेव रेक्टिफायर विथ कैपेसिटर फिल्टर, कि हम इस फिल्टर के थ्रू उस एसी को कैसे सप्रेस करेंगे, हमें आउटपुट कितना मिलेगा। आपको ध्यान हो कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर आया था 1.21 और फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर आया था 0.483। इसका मतलब कि उसमें अभी भी कुछ ना कुछ एसी प्रेजेंट थी। अब हमें क्या करना है? उसी रिपल फैक्टर को और कम करना है। इसका मतलब एसी को और कम करना है, डीसी को और बढ़ाना है। तो हम कैसे करेंगे? देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, उसको चार्ज होने के लिए क्या क्या चाहिए, उसको डिस्चार्ज होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको हर बुक में नहीं मिलेगा। तो आप ये लेक्चर बहुत ध्यान से देखिए। इसमें मैं ऐसे ही चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं। ध्यान से देखते जाएंगे कि कैपेसिटर चार्ज होने या फिर कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए एक फैक्टर होता है जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वो है टाइम कांस्टेंट टी, कि किस टाइम कांस्टेंट से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और किस टाइम कांस्टेंट से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। और टाइम कांस्टेंट होता कितना है? किसी आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है टी नॉट इक्वल टू, या फिर मैं इसको टाउ से रिप्रेजेंट करूं, इसको मैं टाउ से रिप्रेजेंट करूं, तो टाउ इक्वल टू होता है आर इंटू सी। आर इंटू सी, दिस इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। जब कैपेसिटर चार्ज होगा या फिर डिस्चार्ज होगा तो उसका टाइम कांस्टेंट होगा आर सी टाउ। अब जो चार्जिंग इक्वेशन होती है, अगर मैं चार्जिंग इक्वेशन लिखूं इसकी, थोड़ा सा सबसे पहले मैं कैपेसिटर ही डिस्कस कर देता हूं इसमें। तो फॉर चार्जिंग कैपेसिटर, फॉर चार्जिंग कैपेसिटर जो इक्वेशन होती है बी सी टी इक्वल टू, वो होती है वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये होती है। और जो डिस्चार्जिंग इक्वेशन होती है, ये चीज़ें आप जब आप ट्रांजिएंट पढ़ोगे नेटवर्क एनालिसिस में तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको रिकॉल करा रहा हूँ होता क्या है। अगर डिस्चार्जिंग इक्वेशन लिखोगे तो बी सी टी इक्वल टू होता है वी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। दिस इज द डिस्चार्जिंग इक्वेशन। अब ध्यान से देखना कि अगर टाउ इक्वल टू जीरो हो, टाउ इक्वल टू जीरो का मतलब है अगर आप इन दोनों इक्वेशन में टाउ इक्वल टू जीरो रखोगे तो जो चार्जिंग इक्वेशन है बी सी टी इक्वल टू आ जाएगा बी वी के बराबर, और जो डिस्चार्जिंग इक्वेशन है बी सी टी इक्वल टू हो जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट जीरो है तो उस केस में कैपेसिटर सडन चार्ज भी हो सकते हैं और सडन डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। विथ इन जीरो टाइम वो चार्ज भी हो सकते हैं और विथ इन जीरो टाइम वो डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा हो, मान लेते हैं टाउ इक्वल टू इन्फिनाइट हो, अगर टाउ इक्वल टू इन्फिनाइट होगा इसका मतलब ये हो जाएगा कि कैपेसिटर ना तो चार्ज हो सकते हैं इन्फिनाइट टाइम तक और ना ही डिस्चार्ज हो सकते हैं। जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे, जहाँ तक चार्ज हो गए वहीं पे रहेंगे, जहाँ तक डिस्चार्ज हो गए वहीं पे रहेंगे। ना तो वो चार्ज हो सकते हैं ना वो डिस्चार्ज हो सकते हैं अगर टाइम कांस्टेंट इन्फिनाइट है या फिर बहुत बहुत लार्ज है। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिख रहा हूँ कि अगर इफ टाउ इक्वल टू जीरो देन
चार्जिंग एंड discharging occurs suddenly and अगर टाउ इक्वल टू इन्फिनाइट हो, अगर टाउ इक्वल टू इन्फिनाइट हो डेट मीन्स इसका मतलब है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टेक लार्ज टाइम, बहुत समय लगेगा उसको चार्ज होने या फिर डिस्चार्ज होने में। या फिर प्रैक्टिकल केस कहें कि अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है तो उसको चार्ज होने या फिर डिस्चार्ज होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर टाइम कांस्टेंट बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत स्मॉल है, तो वो चार्ज होने और डिस्चार्ज होने में कुछ भी समय नहीं लेगा। विथ इन जीरो टाइम वो चार्ज भी हो सकते हैं, विथ इन जीरो टाइम वो डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कैपेसिटर को चार्ज होने या फिर डिस्चार्ज होने के लिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक इक्वेशन और होती है, आप लोग पढ़ोगे जब आप स्टेडी स्टेट पढ़ोगे कि कैपेसिटर की जो इक्वेशन होती है वो होती है बी सी टी इक्वल टू बी सी ऑफ इन्फिनाइट प्लस बी सी ऑफ जीरो प्लस माइनस बी सी ऑफ इन्फिनाइट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये आपकी कैपेसिटर की इक्वेशन आती है कि कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज के लिए ये आपकी इक्वेशन होती है। बीसी ऑफ इन्फिनाइट क्या है कि स्टेडी स्टेट पर कैपेसिटर में कितना वोल्टेज है, जीरो प्लस का मतलब है उसकी इनिशियल वोल्टेज कितना है, टाउ क्या उसका टाइम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो नेटवर्क एनालिसिस का है, एनालॉग का नहीं है, नेटवर्क एनालिसिस का है, बट आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन सब का यहाँ पर यूज होने वाला है। अगर आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे क्या होगा। अब आते हैं अपने सर्किट पे। अपने पास रेक्टिफायर था, ये रेक्टिफायर था, रेक्टिफायर ने किया क्या, प्योर एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं अगर इस करंट की बात करूं तो इस करंट में एसी कंपोनेंट भी है और इस करंट में डीसी कंपोनेंट भी है। हमने क्या लगाया है, हमने एक कैपेसिटर लगाया है और एक आरएल लगाया है। अब कैपेसिटर हमें कैसा चूज करना है, ध्यान से सुनेंगे। कैपेसिटर हमें एक ऐसा चूज करना है ताकि उसका रिएक्टेंस आरएल से बहुत बहुत ज़्यादा हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो इसका रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर होता है, इस सर्किट को आप लोग ड्रॉ कर लो क्योंकि मैं बार बार स्क्रॉल अप और डाउन करूँगा तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। ये सबसे पहले आप सर्किट ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी में और आप अपनी कॉपी में देखते जाना कि सर्किट में हो क्या रहा है। देखेंगे अगर मैं कैपेसिटर के रिएक्टेंस की बात करूँ, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एक्स सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। अगर मैं फॉर डीसी की बात करूं, फॉर डीसी की बात करूं डेट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 0, तो एक्स सी की वैल्यू इन्फिनाइट आएगी। एक्स सी की वैल्यू इन्फिनाइट का मतलब है ओपन सर्किट। इसका मतलब कैपेसिटर में से डीसी करंट तो नहीं जाएगी। ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है तो यहाँ करंट डिवाइड होगी, बट कैपेसिटर में डीसी करंट नहीं जाएगी। जो भी डीसी करंट है सारी की सारी किस में से जाएगी, वो रेजिस्टेंस में से जाएगी, आरएल में से। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों पैरेलल में लगे हैं। अगर यहाँ से एसी और डीसी करंट दोनों आ रही हैं तो डीसी करंट कैपेसिटर में से तो नहीं जाएगी, पूरी की पूरी डीसी करंट रजिस्टर में से जाएगी। अब बात करते हैं एसी करंट की। अब एसी करंट कैपेसिटर में भी जा सकती है और एसी करंट रजिस्टर में भी जा सकती है, बट हम क्या चाहते हैं कि जो एसी करंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो, रजिस्टर के थ्रू एसी करंट निग्लिजिबल हो। तो ऐसा कब होगा, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, तो जहाँ पे उसको लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा करंट वहाँ से जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है वो आरएल से बहुत बहुत कम हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो एसी करंट है वो पूरी की पूरी किससे जाएगी, कैपेसिटर के थ्रू जाएगी, आरएल के थ्रू बहुत कम जाएगी या फिर निग्लिजिबल जाएगी या फिर जीरो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख रहा हूँ कि कैपेसिटर should be selected such that
सच डैट जो XC की वैल्यू है वो क्या हो, वेरी वेरी लेस देन हो RL से। जो XC की वैल्यू हो वो RL से बहुत बहुत कम हो। अगर RL से बहुत बहुत कम हो इसका मतलब कैपेसिटर की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। हमें कैपेसिटर की वैल्यू एक लार्ज वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी, डेट इज कैपेसिटर शुड बी लार्जर। कैपेसिटर शुड बी लार्जर। कैपेसिटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, ताकि XC की वैल्यू क्या हो, बहुत बहुत कम हो RL से। इससे होगा क्या कि जो भी AC करंट आ रही है वो RL के थ्रू ना जाके मोस्टली AC करंट कहाँ से आएगी, वो कैपेसिटर के थ्रू जाएगी। जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, जहाँ पे इम्पिडेंस कम होगा, करंट वहीं से जाएगी। तो ऑलमोस्ट AC करंट कहाँ से जाएगी, कैपेसिटर के थ्रू जाएगी। ये तो अपनी हो गई बेसिक बातें। अब आते हैं अपने सर्किट पे फिर से कि देखेंगे ये था BI को हमने क्या माना था, BI की जो वैल्यू थी, BI एक साइनसोइडल सिग्नल था कुछ ऐसे, BM साइन अल्फा ऐसे था, या फिर BM साइन अल्फा ना लिख के लिखें इसको BM साइन ओमेगा टी, BM साइन ओमेगा टी, जिसमें BM क्या था, इसका पीक वैल्यू थी, BM इसकी पीक वैल्यू थी। इस सर्किट को, आई होप इस सर्किट को आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा। तो इनिशियली हम क्या मान के चलेंगे, इसकी ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले इनिशियली हम मान के चलेंगे कि कैपेसिटर डिस्चार्ज है। कैपेसिटर डिस्चार्ज का मतलब है हम उस कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे एक शॉर्ट सर्किट से। अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो उसका वोल्टेज कितना होता है, 0। अगर वोल्टेज 0 है तो इनिशियली हम उसको कैसे बिहेव करेंगे, एक शॉर्ट सर्किट की तरह। जैसे ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा, अब देखेंगे ये डायोड ऑन कब होगा, जैसे ही BI की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसके 2 पॉइंट के नाम दे दूं, यहाँ पे ये पॉइंट दे दूं A और ये पॉइंट दे दूं B, तो अगर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया तो B नोड का वोल्टेज तो 0 हो जाएगा। अगर A नोड का वोल्टेज 0 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। तो जैसे BI थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अभी हम मान के चल रहे हैं डायोड आइडियल है, BI 0 से जैसे थोड़ा सा ज़्यादा होगा डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और जैसे डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। तो देखेंगे जैसे इस वाली साइकिल में, जब मैं पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहा हूँ, इनपुट की पॉजिटिव साइकिल के लिए, इस साइकिल के लिए जैसे ही इनपुट ये 0 से बढ़ा यहाँ पे, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। देखेंगे सर्किट वो कैसा बनेगा। यहां मान लेते हैं ये है BI, डायोड शॉर्ट हो गया, डायोड को हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लगा है कैपेसिटर, और यहाँ पे लगा है रजिस्टर, ये है C। अब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। अगर इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट देखो, तो टाइम कांस्टेंट आप निकालते कैसे हो, ये जब आप नेटवर्क पढ़ोगे, ये सारी नेटवर्क की चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, तो जब आप नेटवर्क पढ़ोगे तो टाइम कांस्टेंट निकालते कैसे, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ कि आप कैपेसिटर को ओपन करो और उसके दोनों टर्मिनल के बीच में, अगर मैं इसके दोनों टर्मिनल को नाम दे दूँ, इसको P और इसको Q, तो P और Q के एक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। कब मान के, क्या मान के, कि जितने भी आपके सोर्स लगे हैं उनको डीएक्टिवेट कर देना है। तो जैसे ही आप BI को शॉर्ट करोगे और कैपेसिटर को ओपन करोगे, आपका सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, इसको आपने शॉर्ट किया, ये RL है, ये P है, ये Q है। यहाँ से आपको R निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R देखना है PQ से, या फिर हम इसको बोलें RPQ। तो मुझे ये बताइए RPQ कितना आएगा, तो शायद 0 आएगा। ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और उसके पैरेलल में ये RL है। तो शॉर्ट सर्किट लाइन के अगर पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस होता है तो वो 0 हो जाता है। तो RPQ कितना आएगा, RPQ आएगा, RPQ 0 आएगा। तो यहाँ से टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, टाउ चार्जिंग,
टाउ चार्जिंग आ जाएगा आर इंटू सी, आर पी क्यू इंटू सी, आर पी क्यू जीरो आया इंटू सी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब टाइम कॉन्स्टेंट तो जीरो है। अगर टाइम कॉन्स्टेंट जीरो है तो कैपेसिटर इनपुट को फॉलो करेगा, डेट मीन्स इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा। तो बी सी की वैल्यू जो होगी, बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी आई के बराबर। सिंपल सी बात है कि बी सी इनपुट को फॉलो करेगा, कैपेसिटर वोल्टेज इनपुट को फॉलो करेगा। तो अगर मैं इसी वेव फॉर्म में कैपेसिटर वोल्टेज बनाऊं, देखेंगे मैं रेड पेन से बना रहा हूं। जैसे बी आई पॉजिटिव होगा कैपेसिटर वोल्टेज इनपुट को फॉलो करेगा और ये बढ़ना स्टार्ट आ जाएगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अब पहुंचते हैं इस पॉइंट पर, अब पहुंचते हैं इस पॉइंट पर जब ये अपनी पीक वैल्यू पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया पीक वैल्यू पर, तब क्या होगा? ये वोल्टेज है बी एम, ये वोल्टेज है बी एम। अब जैसे ही कैपेसिटर वोल्टेज बी एम तक चार्ज हो गया, उसके बाद क्या होगा? बी आई की वैल्यू बी एम से कम होगी। जैसे बी आई की वैल्यू बी एम से कम होगी तो यहाँ पर पॉइंट देखो, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। तो ए पॉइंट का वोल्टेज बी एम से कम होगा, जबकि बी पॉइंट का वोल्टेज बी एम तक पहुँच गया है। तो जैसे ही ए पॉइंट का वोल्टेज बी एम से कम होगा, डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी साइड का पोटेंशियल एन साइड से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा। और जैसे ही डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ ये टाइम है T1, ये टाइम था 0। मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट लिख दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक चार्ज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये तो अपना पहला केस था, ये तो अपना पहला केस था कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। सेकंड केस लेके चलेंगे, व्हेन डायोड इज ऑफ। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सुनते जाएंगे। जब डायोड ऑफ हो जाएगा तो अपने पास सिर्फ इतना सर्किट बचेगा, सिर्फ इतना सर्किट बचेगा, ये आर एल, ये सी। अब ये कैपेसिटर बी एम तक चार्ज हो गया था, अब इसको कोई सोर्स तो मिल नहीं रहा, तो अब क्या होगा? ये डिस्चार्ज होगा। किसके थ्रू डिस्चार्ज होगा? आर एल के थ्रू डिस्चार्ज होगा। जब आर एल के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो इसका टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? डिस्चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा आर एल इंटू सी। अब हमें क्या एज्यूम करके चलना है? पहला अजम्पशन है यहाँ पे कि अज्यूम आर एल सी इज वेरी वेरी लार्ज। आर एल सी की वैल्यू क्या है? बहुत बहुत लार्ज है। अगर टाइम कॉन्स्टेंट बहुत बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर टाइम कॉन्स्टेंट ज़्यादा है, इसका मतलब ना तो ये चार्ज होगा ना ये डिस्चार्ज होगा। तो इस समय क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, तो शायद कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, होगा भी तो बहुत कम होगा। इसका मतलब जब जब बी आई की वैल्यू बी एम से कम है, इसका मतलब जब जब डायोड आपका रिवर्स बायस में है, तब शायद कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, जिसका टाइम कॉन्स्टेंट होगा आर एल सी, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब बहुत स्लो डिस्चार्जिंग होगी। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग, तो शायद बहुत स्लो डिस्चार्ज होगा, स्लो स्लो डिस्चार्ज होगा, स्लो स्लो डिस्चार्ज होगा। किस पॉइंट तक डिस्चार्ज होगा? इस पॉइंट तक डिस्चार्ज होगा। बहुत ही कम डिस्चार्ज हो पाएगा। इस टाइम को मैं बोल देता हूँ T2, इस टाइम को मैं बोल देता हूँ T2। अब क्या होगा कि बी आई की वैल्यू अब इस पॉइंट से बढ़ेगी, जो बी बी की वैल्यू हो गई है वो कुछ इस पॉइंट पे आ गई है। जो मैं ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ, ये बी बी की वैल्यू हो गई है। अब जैसी बी आई की वैल्यू इस पॉइंट से बढ़ेगी, डायोड फिर से क्या हो जाएगा? कंडक्ट करने लगेगा, डायोड ऑन हो जाएगा और कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा। और चार्ज कैसे होगा? कुछ ऐसे होगा, इस पीक वैल्यू तक। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। वो मैं क्या लिख रहा हूँ देखेंगे ध्यान से। आपने, आई होप आप लोगों ने वो डायग्राम बना लिया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हेन टी इन बिटवीन 0 to T1 डायोड is on and capacitor starts charging through diode and can charge up to
peak value Bm. Next point, when t in between T1 to T2, diode is off and capacitor starts discharging through resistor RL with RLC is very large, very large. इसका मतलब 0 से लेकर T1 तक चार्ज हो रहा था, T1 से लेकर T2 तक डिस्चार्ज हो रहा था. अगेन अगर मैं थोड़ा सा और पॉइंट दे दूं, इसको T3 दे दूं, ये पॉइंट है T3, ये पॉइंट है T3, तो T2 से लेकर T3 तक फिर से क्या हो रहा है, फिर से चार्ज हो रहा है. अगर मैं लिख दूं यहाँ पे व्हेन T इन बिटवीन T2 टू T3, कैपेसिटर अगेन start charging through diode. ये प्रोसेस आपकी क्या चलती रहेगी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी. चार्जिंग बहुत कम समय में हो रही है और डिस्चार्जिंग को बहुत ज़्यादा समय लग रहा है. आरएलसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. चार्जिंग के लिए क्या है, टाइम कांस्टेंट 0 है या फिर बहुत कम है. अगर डायोड का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो बहुत कम है. तो ध्यान से देखेंगे, अपना जो कैपेसिटर वोल्टेज आया है वो कुछ ऐसा है जो मैंने रेड पेन से बनाया है. तो अगर मैं इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू बनाऊं तो ये कुछ ऐसी आएगी. ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, लाइक कुछ ऐसे आपका चलता रहेगा. तो ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3. तो आपका जो BC है, और BC ही क्या है, BC आपका आउटपुट वोल्टेज B0 है. इसका मतलब जो आपका B0 है वो कुछ ऐसी वेव फॉर्म आएगी. अगर मैं स्टेडी स्टेट वैल्यू की बात करूँ तो कुछ ऐसी वेव फॉर्म आएगी जो आपको दिख रही है. अब ये प्योर DC नहीं है, अब ये प्योर DC नहीं है, इसमें AC भी प्रेजेंट है, इसमें DC प्रेजेंट, मतलब रिपल फैक्टर तो आएगा कुछ ना कुछ, हमें वही रिपल फैक्टर निकालना है. सेकेंड थिंग, इसमें और क्या पूछता है कि ये जो रिपल है इसको हम बोलते हैं रिपल, कि इसकी पीक वैल्यू है Bm और ये वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू है, मान लेते हैं ये है Bm माइनस Br. तो हमें रिपल वोल्टेज निकालना है Br, कि जब डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर तब इसके वोल्टेज में कितनी कमी आई है, Br वोल्टेज की कमी आई है, यही पूछता है. इसी को हम बोलते हैं रिपल वोल्टेज. अगर इसके डिस्चार्जिंग में कमी नहीं आती तो क्या रिपल वोल्टेज होता, नहीं, रिपल वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाती. अगर रिपल वोल्टेज 0 हो जाता इसका मतलब ये तो प्योर DC बन जाती. एक कांस्टेंट लाइन आ जाती, जैसी Bm पर है तो Bm पर ही बन जाती, एक कांस्टेंट लाइन आ जाती. तो हमें यही Br की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी Br की वैल्यू. अब यही निकालने की कोशिश करते हैं, Br की वैल्यू कितनी आएगी. देखेंगे अपने पास एक इक्वेशन होती है कि BCT इक्वल टू BC ऑफ इन्फानाइट प्लस BC ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्योंकि हम कहाँ से कंसीडर करेंगे, हम बेसिकली T1 से कंसीडर करेंगे. ये जो 0 से लेके T1 है ये आपकी ट्रांजिएंट कंडीशन है और T1 से लेके आगे आपकी क्या है, स्टेडी स्टेट कंडीशन है. ये आपको आउटपुट मिलने वाला है. तो हम अपनी जो एनालिसिस है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो हम T1 से स्टार्ट करेंगे, ना कि 0 से स्टार्ट करेंगे. मतलब हमने डिले दिया T1 का. जब हम डिले देते हैं तो इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस आता है देखेंगे जरा. इस इक्वेशन में आता है, हम यहाँ T1 से स्टार्ट करने वाले हैं तो यहाँ पे तो हम लिखेंगे T1 प्लस, जो 0 प्लस आता है वो हम लिखेंगे T1 प्लस माइनस BC ऑफ इन्फानाइट E की पावर, वहाँ पे हम लिख सकते हैं T अपॉन टाउ, मतलब T माइनस 0 अपॉन टाउ, और हम लिखेंगे T माइनस T1 अपॉन टाउ, T माइनस T1 अपॉन टाउ. तो अपने पास देखो कुछ टाइम आ गए हैं, अपने पास एक T1 है, एक T2 है, एक T3 है. तो जो T2 माइनस T1 है
वो है डिस्चार्जिंग टाइम। और जो T3 माइनस T2 है वो है चार्जिंग टाइम। वो है चार्जिंग टाइम। और अगर इन दोनों टाइम को ऐड कर दिया जाए कि टी डिस्चार्ज प्लस टी चार्ज इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड बन जाएगा टी नॉट। जो इनपुट का टाइम पीरियड है टी नॉट, पूरा का पूरा टोटल टाइम पीरियड बन जाएगा टी नॉट। बट हमें इतना पता है जो टी डिस्चार्ज है वो तो बहुत बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी ग्रेटर देन टी चार्ज। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ टी डिस्चार्ज जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली टी नॉट के बराबर ही हो जाएगा। टी डिस्चार्ज टी नॉट के बराबर ही हो जाएगा। ये हमें अजम्पशन लेके चलना है कि जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो टाइम पीरियड टी नॉट के बराबर ही है। अब इस इक्वेशन पे आते हैं। बी सी टी इक्वल टू बी सी ऑफ इन्फिनाइट प्लस बी सी ऑफ टी वन प्लस माइनस बी सी ऑफ इन्फिनाइट टी की पावर माइनस टी वन अपॉन टाउ, इन सब की वैल्यू रख देते हैं। तो अगर मैं इस सर्किट को अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो इन्फिनाइट समय पे कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो जाएगा, पूरा पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन्फिनाइट पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, पुट करते हैं ज़रा। तो बी सी ऑफ इन्फिनाइट कितना हो जाएगा, जीरो। बी सी ऑफ टी वन, आपको पता है टी वन टाइम में ये पीक वैल्यू तक चार्ज हो गया था, तो बी सी ऑफ टी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी एम हो जाएगा। टाइम कॉन्स्टेंट कितना है, डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट है आर एल इंटू सी, ये भी हो गया। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं बी सी ऑफ टी इक्वल टू जीरो प्लस बी एम माइनस जीरो ई की पावर माइनस टी वन डिवाइड बाई आर एल सी, ये चीज़ हो गई। अब हमें इतना पता है कि t इक्वल टू टी टू पर, देखो मैं फिर से ऊपर जा रहा हूँ, t इक्वल टू टी टू पर कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो गया, t इक्वल टू टी टू पर कैपेसिटर का वोल्टेज हो गया बी एम माइनस बी आर। हमें बी आर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे रख दें t इक्वल टू टी टू रख दूँ, एट टी इक्वल टू टी टू, एट टी इक्वल टू टी टू, जो बी सी ऑफ टी है, बी सी ऑफ टी टू है, वो हो गया बी एम माइनस ऑफ बी आर के बराबर। पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो बी एम माइनस बी आर इक्वल टू बी एम ई की पावर माइनस टी टू माइनस टी वन डिवाइड बाई आर एल इंटू सी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, बी एम माइनस बी आर इक्वल टू बी एम ई की पावर माइनस, देखो टी टू माइनस टी वन को हमने क्या लिखा, टी टू माइनस टी वन को लिखा डिस्चार्जिंग टाइम, और डिस्चार्जिंग टाइम किसके बराबर है, टी नॉट के बराबर है। तो यहाँ पे टी नॉट पुट कर देता हूँ, टी नॉट बाई आर एल इंटू सी। तो यहाँ से जो बी आर आएगा वो कितना आएगा, बी एम कॉमन ले लेंगे, वन माइनस ई की पावर माइनस टी नॉट बाई आर एल इंटू सी, ये आई बी आर की वैल्यू। अब ध्यान से सुनेगी, यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेशन करने वाला हूँ। हमें इतना पता है जो आर एल सी की वैल्यू है वो टी नॉट से बहुत बहुत ज़्यादा है, जो आर एल सी की वैल्यू है वो टी नॉट से क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर टी नॉट से बहुत बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आर एल सी डिवाइड बाई टी नॉट की वैल्यू क्या है, या फिर टी नॉट अपॉन आर एल सी की वैल्यू अगर मैं देखूं, टी नॉट अपॉन आर एल सी की वैल्यू है वेरी वेरी लेस देन वन। एक अप्रोक्सीमेशन कहता है कि e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू होता है वन माइनस एक्स इफ x इज लेस देन वन। तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूं e की पावर माइनस टी नॉट अपॉन आर एल सी को, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल वन माइनस टी नॉट अपॉन आर एल सी कर दूंगा, देखेंगे। तो बी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी आर इक्वल टू बी एम, तो ज्यों कहते हैं अंदर क्या है वन माइनस, और इसको लिख देता हूँ वन माइनस टी नॉट अपॉन आर एल इंटू सी। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी एम टी नॉट अपॉन आर एल इंटू सी, दिस इज द रिपल वोल्टेज बी आर। अभी मैं इस इक्वेशन पे फिर से आऊँगा, इस इक्वेशन को नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर वन। इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर वन, मैं इस पर फिर से आऊँगा। बी आर की वैल्यू आ गई बी एम टी नॉट अपॉन आर एल इंटू सी। अब हमें बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना रिपल फैक्टर। तो जो अपने पास आउटपुट आई है
उसमें डीसी कंपोनेंट भी होगा, उसमें एसी कंपोनेंट भी होगा, तो हमें बेसिकली रिपल फैक्टर निकालना है। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पज हमने जो एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही थी, हमने एक्सपोनेंशियल टर्म को एक लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर दिया, अप्रॉक्सीमेट कर दिया, यही तो किया हमने। जो ये टर्म लिखा वो हमने एक्सपोनेंशियल को एक लीनियर टर्म बना दिया। तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटर वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाऊं तो ये कुछ ऐसी आनी चाहिए, देखेंगे ज़रा ध्यान से। जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो कुछ ऐसी आनी चाहिए। ये डिस्चार्ज हो रहा है तो ये डिस्चार्ज मान लेते हैं लीनियरली, फिर चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, एक लाइन मान लेते हैं कुछ ऐसी। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट। अगर मैं इसको लिखूं, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटर वोल्टेज, अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटर वोल्टेज। और जो कि हमने सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज के हिसाब से हमने इसको माना है। ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू BM थी, ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू थी BM माइनस BR। ये हम मान लेते हैं जो डिस्चार्जिंग टाइम है ये T0 है, अगेन 2T0 है, क्योंकि जो डिस्चार्जिंग टाइम है वही T0 के बराबर है, वो हम पहले देख चुके हैं। तो हमने इसको T0 मान लिया, इसको 2T0 मान लिया। अब इस वेव फॉर्म में AC कंपोनेंट भी होगा और DC कंपोनेंट भी होगा, हमें दोनों कंपोनेंट निकालने हैं। तो आपको ध्यान हो, जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था तो हमने किसी वेव फॉर्म की DC वैल्यू, उसकी RMS वैल्यू और उससे हमें AC RMS वैल्यू हमने निकालना सीखा था। तो हम इस वेव फॉर्म की DC वैल्यू भी निकालते हैं, इस वेव फॉर्म की RMS वैल्यू भी निकालते हैं, इस वेव फॉर्म की AC RMS भी निकालते हैं। हम तीनों चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं, फिर आते हैं अपने फॉर्मूले पर और रिपल फैक्टर पर। तो सबसे पहले तो हमें 0 से लेकर T0 के बीच में इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, किसी दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो जो 0 से लेकर T0 के बीच में है एक स्ट्रेट लाइन है जो हमने मानी है, और पॉइंट आपको पता है, ये वाला पॉइंट क्या है और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, आपको दोनों पॉइंट पता है। अब दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन जब आप लिखोगे तो आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। ये हमने BCT लिख दिया है, बेसिकली ये T है। तो जो BCT की इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, BCT इक्वल टू BM माइनस BR अपॉन T0 इंटू T व्हेन T इन बिटवीन 0 to T0। हम सिर्फ एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। आप किन्हीं दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन जब आप लिखोगे तो आपके पास इक्वेशन यही आएगी। इतनी तो आपको मैथ पता होनी चाहिए कि किन्हीं दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो इस लाइन की इक्वेशन आएगी जो मैंने ये वाली लाइन यहाँ पे बनाई है। इस लाइन की इक्वेशन अपने पास आ गई है कि BM माइनस BR अपॉन T0 इंटू T, कब, जब T की वैल्यू 0 से लेकर T के बीच है। अब हम इस इक्वेशन से DC वैल्यू भी निकाल सकते हैं और RMS वैल्यू भी निकाल सकते हैं। DC वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे BDC, शायद यही तो आउटपुट है, जो कैपेसिटर का वोल्टेज यही आउटपुट है। तो BDC निकालने की कोशिश करते हैं। BDC इक्वल टू कितना होगा, BDC इक्वल टू होता है 1 अपॉन T0 इंटीग्रेशन 0 से T0 B0 T dt। पुट कर देंगे जरा यहाँ पे वैल्यू 1 ओवर T0 0 टू T0 BM माइनस BR बाई T0 इंटू T इंटू dt। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन T0 बाहर ही रहेगा, ये BM अंदर आ जाएगा T0, सिंपल इंटीग्रेशन है, माइनस BR अपॉन T0 और अंदर बचेगा T स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके T0 तक। तो 1 ओवर T0 BM इंटू T0 माइनस ये 1/2 बाहर आ जाएगा तो BR अपॉन 2 T0, अंदर बचेगा T0 होल स्क्वायर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। लेट मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। तो T0 से T0 सारी कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, BM माइनस BR बाई 2, ये रहा BDC। इससे क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है आपका
कि बी डी सी कितना होगा, आउटपुट में डीसी वोल्टेज कितना होगा, तो बी एम माइनस बी आर बाई टू। आप बी आर की वैल्यू निकाल चुके हो कि बी आर की वैल्यू कितनी है। अब आप ध्यान दो, जो बी आर है वो वोल्ट में है, वो वोल्ट में है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट। और जो रिपल वोल्टेज है बी आर, ये मिली वोल्ट में होता है, 1 मिली वोल्ट, 2 मिली वोल्ट, 3 मिली वोल्ट, कुछ ऐसा होगा। इसका मतलब जो बी आर की वैल्यू है, या फिर मैं बोलूँ बी एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी आर, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। हम क्या चाहते हैं, फॉर स्मॉल रिपल, फॉर स्मॉल रिपल, शायद बी आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी अपने पास डीसी कंपोनेंट उतना ज़्यादा होगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि डीसी कंपोनेंट ज़्यादा हो। तो अगर बी एम की वैल्यू बी आर से बहुत बहुत ज़्यादा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बी डी सी अप्रॉक्सीमेटली बी एम के बराबर। यस, वी कैन राइट बी डी सी अप्रॉक्सीमेटली बी एम के बराबर। अगर बी डी सी इतना है तो आई डी सी क्या लिखोगे, अगर हमें वोल्टेज पता है तो आई डी सी क्या लिखोगे, आई डी सी इक्वल टू बी डी सी अपॉन आर एल। एम आई राइट, बी डी सी अपॉन आर एल डेट मीन्स बी एम अपॉन आर एल के बराबर लिखोगे। इसको लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे फिर से, इक्वेशन नंबर 1 पे फिर से आते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, बी आर इक्वल टू बी एम टी नॉट अपॉन आर एल इंटू सी। अगर मैं बी एम अपॉन आर एल को यहाँ पे बी एम अपॉन आर एल को फिर से क्या लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर आई डी सी जो हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 2 से, तो बी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आर इक्वल टू लिखेंगे हम बी आर इक्वल टू आई डी सी इंटू टी नॉट बाई सी, या फिर 1 अपॉन टी नॉट क्या होगा, एफ नॉट। तो बी आर इक्वल टू आई डी सी अपॉन एफ नॉट इंटू सी, बिकॉज 1 अपॉन एफ नॉट इक्वल टू टी नॉट के बराबर। ये आपको पता होनी चाहिए फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो ये आ गया आपके पास बी आर इक्वल टू आई डी सी अपॉन एफ नॉट इंटू सी, दिस इज द रिपल वोल्टेज। बी आर कहलाता है रिपल वोल्टेज। ये तो हमने रिपल वोल्टेज निकाल लिया, अभी रिपल फैक्टर नहीं निकाला। रिपल फैक्टर क्या होता है, एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट। डीसी कंपोनेंट तो आ गया, देखो डीसी कंपोनेंट हमने ये लिखा, बी टी सी इक्वल टू पी एम के बराबर हमने लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें निकालना है इसकी एसी वैल्यू। तो हम फिर से उसी वेव फॉर्म पे जाते हैं। किस वेव फॉर्म पे, इस वेव फॉर्म पे हमें इसकी अब आरएमएस वैल्यू निकालनी है और एसी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। हम दोनों चीज़ें निकालेंगे, देखेंगे। तो अपने पास इक्वेशन तो थी, इक्वेशन ये निकल आई थी, बी सी टी इक्वल टू बी एम माइनस बी आर अपॉन टी नॉट इंटू टी, जब टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर टी नॉट के बीच में। अब इसकी आर एम एस वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, बी आर एम एस इक्वल टू होता है 1 ओवर टी नॉट इंटीग्रेशन 0 टू टी नॉट बी सी टी होल स्क्वायर इंटू डी टी, इसका रूट। तो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन पर्पज के लिए बी आर एम एस का होल स्क्वायर निकाल देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ इस साइड, 1 ओवर टी नॉट इंटीग्रेशन 0 टू टी नॉट, बी सी टी की वैल्यू रख दो तो ये आई थी बी एम माइनस बी आर अपॉन टी नॉट इंटू टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ध्यान से देखते जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको हर बुक में नहीं मिलेगा। आप यहाँ सीख लो और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इसको सॉल्व करेंगे, 1 ओवर टी नॉट इंटीग्रेशन 0 टू टी नॉट, इसको ओपन करेंगे तो बी एम का होल स्क्वायर प्लस बी आर होल स्क्वायर अपॉन टी नॉट होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 बी एम बी आर अपॉन टी नॉट इंटू टी और डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, 1 अपॉन टी नॉट तो बाहर है, ये कांस्टेंट है बी एम स्क्वायर, अंदर टी नॉट बचेगा, प्लस बी आर स्क्वायर अपॉन टी नॉट स्क्वायर, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी नॉट बाई क्यू, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, टी नॉट का होल क्यू, माइनस 2 बी एम बी आर अपॉन टी नॉट, इसका आएगा टी स्क्वायर बाई 2 यहाँ आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा टी नॉट का होल स्क्वायर। आप लोग खुद सॉल्व करो, 1 अपॉन टी नॉट। अब अगर मैं टी नॉट कॉमन लेके कैंसिल कर दूं तो अपने पास टी नॉट वाले सारे टर्म खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा, बी एम स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर बाई 3 माइनस 2 बी एम बी आर डिवाइड बाई 2, तो अपने पास हो जाएगा बी एम स्क्वायर
प्लस बी आर स्क्वायर बाई 3 और माइनस बी एम इंटू बी आर, माइनस बी एम इंटू बी आर। ये तो क्या आ गई, बी आर एम एस का होल स्क्वायर। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है इसका एसी कंपोनेंट। तो जब आपने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि एसी कंपोनेंट निकालते कैसे हैं। जो बी डैश आर एम एस होगा वो होगा क्या, बी डैश आर एम एस इक्वल टू होता है अंडर रूट बी आर एम एस का होल स्क्वायर और माइनस बी डी सी का होल स्क्वायर, ये होता है। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, एसी कंपोनेंट। दिस इज द एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं जरा, क्या मिलेगा, बी आर एम एस का होल स्क्वायर अपने पास ये है बी एम स्क्वायर माइनस बी आर प्लस बी आर स्क्वायर बाई 3 माइनस बी एम इंटू बी आर, और बी डी सी की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस बी एम माइनस बी आर बाई 2 होल स्क्वायर। देख लेंगे जरा यहाँ से क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट बी एम स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर बाई 3 माइनस बी एम बी आर माइनस बी एम स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर बाई 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी एम इंटू बी आर। तो अपने पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ बी आर स्क्वायर बाई 3 और प्लस माइनस बी आर स्क्वायर बाई 4। तो अपने पास बचने वाला है सिंपल बी आर स्क्वायर बाई 12। जब इसका रूट लोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा बी आर अपॉन 2√3, ये आ जाएगा बी डैश आर एम एस। अब रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है, तो इसके लिए आपको सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे। रिपल फैक्टर होता क्या है, कैसे निकालते हैं। रिपल फैक्टर आर इक्वल टू होता है बी डैश आर एम एस अपॉन बी डी सी। बी डैश आर एम एस की वैल्यू आ गई बी आर अपॉन 2√3 और बी डी सी की वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेटली निकाल ली थी बी एम के बराबर, ठीक, बी एम के बराबर। अब बी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। बी आर की वैल्यू आई थी कितनी, बी आर की वैल्यू यहाँ से कुछ आई थी, बी आर की वैल्यू आई थी देखेंगे, ये आई थी बी आर की वैल्यू, वेयर इज बी आर, दिस बी आर इक्वल टू बी एम टी नॉट अपॉन आर एल इंटू सी। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो देखो क्या आएगा, जो आर आएगा और देखो कितना आएगा, बी आर की वैल्यू रख दो बी एम टी नॉट अपॉन आर एल इंटू सी अपॉन 2√3 इंटू बी एम। तो जो रिपल फैक्टर आएगा वो आएगा टी नॉट डिवाइड बाई 2√3 आर एल इंटू सी, या फिर हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपॉन 2√3 आर एल इंटू सी इंटू एफ नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये निकालने को आता है, दोनों IES और गेट दोनों में आया हुआ है। और SSC JEE में कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है कि जो रिपल फैक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखेंगे रिपल फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा, जो रिपल फैक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है RL के। इसका मतलब हम क्या चाहते हैं, रिपल फैक्टर कम से कम हो। अगर रिपल फैक्टर कम से कम होगा तो लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली कैपेसिटर फिल्टर हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे लोड रेजिस्टेंस क्या हो, लार्ज हो। अगर लोड रेजिस्टेंस लार्ज होगा तो शायद लोड करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि पूरी कंक्लूजन लिखता हूँ कि कैपेसिटर फिल्टर इज यूज्ड when RL is large and load current is small. Load current is small. तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन निकाल देता हूँ, आपको ध्यान क्या क्या रखना है। मैंने बार बार ऊपर नीचे गया तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। तो हमें देखो हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले तो हमने रिपल वोल्टेज निकाला था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमने निकाला क्या क्या, आपको क्या क्या याद रखना है। रिपल वोल्टेज निकाला था बी आर की वैल्यू कितनी आई थी, IDC अपॉन एफ नॉट इंटू सी। हमने रिपल फैक्टर निकाला है, रिपल फैक्टर कितना है, R इक्वल टू 1 अपॉन 2√3 RL इंटू सी इंटू एफ नॉट।
इंटू एफ नॉट, ये आया। और बी डी सी इक्वल टू कितना आया, बी एम माइनस बी आर बाई टू। क्या हम बी डी सी ऐसे ही लिख सकते हैं, बी डी सी को हमने ऐसे भी लिखा आई डी सी इंटू आर एल, ऐसे भी ले सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। मैं यहाँ पे इनको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। इसमें आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। मैंने सबके डेरिवेशन करा दिए हैं कि ये तीनों फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, कैसे आए हैं, कैसे डेरिवेट होते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको कई बार बुक में डायरेक्टली दे देता है, आपको समझ में नहीं आता है कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, कैसे डेरिवेट हुए हैं, क्या क्या अप्रोक्सीमेशन लगाया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूले आए कैसे हैं। आपको डेरिवेशन पता लग गए हैं, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अपन कुछ एक आध क्वेश्चन देखते हैं जो गेट में आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन है, ये गेट में आया हुआ, गेट 2016 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फिगर शोज अ हाफ वेव रेक्टिफायर विथ अ 475 माइक्रोफैराड फिल्टर कैपेसिटर, द लोड ड्रॉ अ कांस्टेंट करंट आई नॉट इक्वल टू 1 एम्पियर। मतलब हमें आई डी सी की वैल्यू दे दी है, लोड करंट है कितनी, आई डी सी की वैल्यू है 1 एम्पियर फ्रॉम द रेक्टिफायर। द फिगर आल्सो शोज द इनपुट वोल्टेज बी आई, उसने बी आई को शो किया एक ट्रेंगुलर वेव से जिसकी पीक वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट। द आउटपुट वोल्टेज बी सी एंड द पीक टू पीक वोल्टेज रिपल यू ऑन बी सी, रिपल वोल्टेज दिया, जो हमने बी आर बोला था वो इसने यू बोल दिया है यहाँ पर। द इनपुट वोल्टेज बी आई बोल रही है, ट्रेंगुलर वेव है जिसकी पीक वैल्यू 10 वोल्ट और पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड है 1 मिली सेकेंड। तो टी नोट की वैल्यू तो उसने दे दिया है 1 मिली सेकेंड। इसमें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ रिपल यू। तो अगर आप इस सर्किट को देखो तो अगर आपको वो ऑपरेशन पता नहीं होते जो हमने अभी पढ़ी है तो शायद ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता, बट जब हमने अब इतने ऑपरेशन पढ़ ली है, हमें फॉर्मूले पता लग गए हैं, तो अब तो शायद ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो जो हमने वहाँ पे बी आर पढ़ा था वो उसने यहाँ पे यू बोल दिया है। तो आप नोमेनक्लेचर में ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, जो यू है वही बी आर है जो हमने निकाला था। और बी आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, आई डी सी इंटू टी नॉट अपॉन सी, यही तो निकाली थी, आई डी सी टी नॉट अपॉन सी। हमें आई डी सी की वैल्यू दे दी है, आई डी सी की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, यही आई नॉट की वैल्यू जो है वो आई डी सी की वैल्यू है। सी की वैल्यू हमें दी है, सी की वैल्यू है 475 माइक्रोफैराड। हमें टी नॉट की वैल्यू दे दी है कि उसका टाइम पीरियड कितना है 1 मिली सेकेंड। बस आपको यहाँ पे पुट करना है और आंसर पा लेना है। तो अगर आपको वो ऑपरेशन पता है जो हमने पहले देखी है तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाला है। आई डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई डी सी की वैल्यू दी है 1 एम्पियर इंटू टी नोट की वैल्यू दी है 1 मिली सेकेंड डिवाइड बाई 475 माइक्रो सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.10 वोल्ट, 2.10 वोल्ट। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे यू की वैल्यू पूछी थी जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.10 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के लिए देता हूँ, क्योंकि एक दो स्टूडेंट है जिन्होंने कमेंट किया था कि सर कुछ असाइनमेंट दिया करो, और असाइनमेंट देने के बाद उसका सॉल्यूशन हम कमेंट में डाला करेंगे या फिर आंसर हम कमेंट में दिया करेंगे। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे, वो भी गेट का ही क्वेश्चन है। देखेंगे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है अ फिगर शोज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, द डायोड डी इज आइडियल, द एवरेज स्टेडी स्टेट करंट इन एम्पियर टू द डायोड इज अप्रोक्सीमेटली। इसने बोला है कि डायोड में से कितनी करंट फ्लो होगी, हमें वो निकालना है। इनपुट दे दिया उसने 10 sin ओमेगा टी, फ्रिक्वेंसी दे दी है 50 हर्ट्ज, इसकी पीक वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, आर की वैल्यू है, आर ही क्या है आर एल है 100 ओम, सी कितना है सी है 4 मिली फैराड, और डायोड आइडियल बोला है। तो देखो कैपेसिटर में से तो डीसी करंट नहीं जाएगी, उसने बोला डायोड में से डीसी करंट कितनी होगी। तो जो करंट लोड रेजिस्टेंस में होगी, डीसी करंट की बात कर रहा हूँ, जो डीसी करंट लोड रेजिस्टेंस में होगी वही डीसी करंट तो डायोड में होगी, क्योंकि कैपेसिटर में तो कैपेसिटर में से डीसी करंट कितनी है 0। तो शायद जो डीसी करंट रजिस्टर में होगी, आईडीसी जो हमने निकाला अभी पिछले एनालिसिस में, आईडीसी वही तो हो जाएगी डायोड के थ्रू करंट। तो ये आपके लिए असाइनमेंट हो जाएगा कि आपको इसमें से आईडीसी की वैल्यू निकालनी है, और अपनी जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं अगली क्लास में इसको सॉल्व करा दूंगा। तो अगर आपको सच में लग रहा है कि इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, इफ़ यू रियली लाइक माई कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अगली क्लास में पढ़ते हैं और कुछ नया कॉन्सेप्ट क्लिपर क्लैम्पर पढ़ेंगे। थैंक यू।